G7 समिट का समापन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस लौट आए हैं। लेकिन इस शिखर सम्मेलन में भारत ने जो धाक जमाई है उससे भारत के दुश्मन हैरान परेशान हैं। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बतौर गेस्ट शामिल हुए थे, लेकिन पीएम मोदी से मिलने के लिए इटली में G7 सम्मेलन में शामिल होने आए तमाम नेता बेताब थे। सदस्य देश हो या फिर गेस्ट, हर कोई पीएम मोदी से एक बार मिलने को आतुर था। पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए नेता कतार में खड़े नजर आए। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स जो बाइडेन हो या फिर भारत विरोधी बयान देने वाले ट्रूडो और अर्दोगन, हर कोई पीएम मोदी का मुरीद नजर आया और भारत की ताकत देख चीन और पाकिस्तान के दिल पर सांप लौटते रहे। वो संगठन जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर देश शुमार हैं, वो संगठन जो दुनिया के सबसे अमीर देशों का संगठन है, उस संगठन की बैठक में यूं तो दुनिया के तमाम दिग्गज जुटे थे, लेकिन इन सब के बीच डंका बज रहा था तो सिर्फ हिंदुस्तान का। इटली में G7 की बैठक में शामिल होने जो भी पहुंचा वो पीएम मोदी से मिलने का आतुर था। पीएम से हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर खिंचवाना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत का अंदाजा कुछ तस्वीरों से लगाइए। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में एक तरफ इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी है और दूसरी तरफ हैं ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस। इस तस्वीर में आपको दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स जो बाइडेन कोने की तरफ खड़ा नजर आएगा, लेकिन मोदी इस तस्वीर के केंद्र में है। ये भारत की बढ़ती ताकत का रिजल्ट है। इटली में G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इटालियन प्राइम मिनिस्टर के न्योते पर ही गए थे। पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मीटिंग के दौरान कई बार डिस्कशन करते हुए देखा गया। G7 की मीटिंग में और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच हर एक तस्वीर के तमाम मायने हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो मेलोनी से हुई हो या फिर जस्टिन ट्रूडो से या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रो से, हर तस्वीर के अलग अलग मायने हैं और जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो तमाम बड़े संदेश देती हुई दिख रही हैं। मोनिका वर्मा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी जो तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आई, चाहे जॉर्जिया मेलोनी का हाथ जोड़कर पीएम का स्वागत करना हो या फिर वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर बड़ा नेता सेल्फी लेना चाहता हो, उनसे मुलाकात करना चाहता हो, और जो तस्वीर कल सामने आई जिसमें पोप फ्रांसिस से मुलाकात की पीएम नरेंद्र मोदी ने और साथ ही वो गले लगाते हुए नजर आए, इन तस्वीरों का मायने क्या, इनके जरिए क्या संदेश? जी, मेरा ऐसा मानना है कि तस्वीरें अपनी कहानी खुद ही कहती हैं और अगर हम हर तस्वीर को गौर से देखें तो हम ये देख पाएंगे कि भारत का कद जो है आज पूरे विश्व में, विश्व की राजनीति में भारत का जो कद है वो केवल मुझे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ गए हैं तो ये तीसरी बार और एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट के साथ में, एक हिस्टोरिक मैंडेट के बाद जो है वो G7 में गए हैं, तीसरी बार लगातार चुनाव जीतने के बाद और तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ना केवल अभी तक तो उन्होंने केवल देश में ही ये बताया कि देखिए अभी भी जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, और सेम समय पर वो जो है अपनी जो पहली मीटिंग जो है उनकी फॉरेन में, जो पहला उनका जो विदेशी टूर है वो उन्होंने G7 में लगाया है और वहां जाकर भी उन्होंने ये बात एक बार फिर से स्पष्ट रूप से सभी को दिखा दी है कि देखिए ना केवल भारतीय लोगों में बल्कि विश्व के सभी नेताओं में, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो, वो कोई भी नेता हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, कोई भी नेता हो, सभी नेता जो है आज भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एक बढ़ता हुआ भारत आज क्या चाहता है विश्व से और किस रूप में जो है G7 की पॉलिटिक्स को देखता है। G7 जो कि एक बहुत ज्यादा एडवांस इकोनॉमी का एक ग्रुपिंग है और जहां पर विश्व के बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर जो है इस बार बात हुई है, यूक्रेन रशिया युद्ध से लेकर के मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट,
और अफ्रीका के साथ कैसे रिश्ते मजबूत किए जाएं, यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में, जो कि इटली जो कि होस्ट जो कंट्री है उनकी फॉरेन पॉलिसी का भी एक अभिन्न पार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाकर के तस्वीरों में ये हम साफ देख सकते हैं कि सभी जानना चाहते हैं कि भारत किस प्रकार से इन सभी मुद्दों पर जो है अपनी बात रखना चाहता है और बताना चाहता है विश्व को कि क्या सही तरीका होगा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का। बिल्कुल, इसके साथ ही राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। राजलक्ष्मी जोशी जी, आपकी नज़र से इन तस्वीरों के मायने क्या हैं, और इनके जरिए मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि चीन और पाकिस्तान की भी नज़र इन तस्वीरों पर गई होगी, उनके हिसाब से और इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में संदेश क्या? जी, सबसे पहले तो उनका ये एक संदेश है कि हमारा जो गणतंत्र है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो मैंडेट मिला है इस सरकार को वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही कहे जा रहा है कि ये मैंडेट उनके लिए नहीं है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। तो उन्होंने ये एक संदेश दिया है कि जो इतने वर्षों से जो उनका जो फॉरेन पॉलिसी रहा है वो आगे भी निरंतर चलता ही रहेगा और उसी को वो कंटिन्यू करते रहेंगे। और उनका जो फॉरेन पॉलिसी है, आपने देखा होगा कि जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उस दिन उनका एक फोकस था नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन पे। तो और आज जो है वो G7 जो है, ये आप कह सकते हैं कि विश्व के जो वो कहते हैं वर्ल्ड एलीट, वो जो उनका एक क्लब है, एक नीश क्लब, उसमें जो सबसे एडवांस्ड आप कहें, सबसे जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो जिनका जो नामचीन जो भी कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनका जो एक क्लब है, आप कह सकते हैं कि वो एक छोटा सा उनका क्लब है 7 देशों का। पहले 8 देश थे रशिया को जोड़ के, लेकिन वो क्रीमिया के जो उन्होंने उसको लिया, उसके बाद रशिया उससे बाहर निकल गया। तो ये जो 7 देश हैं, उनमें ये बार बार हमेशा कुछ ही गिने चुने कुछ लोगों को वो आमंत्रित करते हैं। लेकिन इस बार जो है ये 5वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, गए हैं इस G7 समिट में। तो इनका जो वर्चस्व है वो हर बार बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे ये जो चित्र है उसमें तो आपको साफ नजर ही आ रहा है। और जो जैसे डॉक्टर मोनिका जी ने भी कहा कि कहते हैं कि 1 पिक्चर टेल्स इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो वो जो उनको वो हम G7 का हिस्सा न होते हुए भी एकदम सेंट्रल पोजीशन में हमको रखा गया है, और ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि हमको परमानेंट स्टेटस मिले भारत को। तो ये जो है, आप जिस परमानेंट स्टेटस की बात कर रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आउटरीच नेशन के रूप में भारत ने यहाँ पर पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, और अगर स्टेटस आपको एज ए मेंबर मिल जाता है उसके क्या फायदे क्या नुकसान आगे आने वाले वक्त में हो सकते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को। इटली की पीएम मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल हुए। दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। सुबह से ही पीएम मोदी और मेलोनी की मीटिंग की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारत से व्यापार बढ़ाने और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने और रक्षा सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा की। ये रिपोर्ट देखिए। Hello from the Melody team. इटली में पीएम मोदी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर की ये सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल है। मेलोनी के न्योते पर ही पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान की 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात। मोदी मेलोनी का नमस्ते, कूटनीति और गप, चर्चा में सेल्फी। पहली तस्वीर तब की है जब मेलोनी ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन किया और उनके साथ स्टेज पर ही बातचीत की। इसके बाद मोनिका वर्मा हमारे साथ इस पर बनी हुई है, राजलक्ष्मी जोशी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका जी, जिस बात का जिक्र राजलक्ष्मी जोशी जी की तरफ से किया गया, क्योंकि आउटरीच राष्ट्र के रूप में इस G7 समिट में भारत पिछले 5 सालों से शामिल होता रहा है, और वो कह रही हैं कि हो सकता है, संभावना है कि आगे हम सदस्य बन सके।
लेकिन ऐसे में G7 का सदस्य बनना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि रूस से जो हमारे संबंध हैं उसे दुनिया जानती है। एक तरफ हम रूस से भी अपने अच्छे संबंध रखते हैं, दूसरा हम अमेरिका से भी बात करते हैं, और उसी तरह के संबंध जो हैं वो अमेरिका से भी भारत के रहे हैं। ऐसे में सदस्य बनने पर आप एडवांटेज देख रही हैं या फिर डिसएडवांटेज देख रही हैं? क्योंकि आउटरीच अगर राष्ट्र के रूप में इसी तरह से भारत हिस्सा लेता रहेगा वो ज्यादा फायदेमंद है, या फिर सदस्य बनना? फायदे और नुकसान से ज्यादा बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि G7 किस तरह की ग्रुपिंग है। इसका जो निर्माण था वो 1970 के दशक में हुआ था, और तब से लेकर के अब तक अगर हम देखें सारी जितनी भी कंट्रीज G7 का मेंबर है, दो चीजें जो है उनके पास और हमारे पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम जो है वो हमसे कहीं ज्यादा है। हम आज भी 1000, 2000, 3000 पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं डॉलर्स में, और उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 50,000 से ऊपर वाले जो देश हैं वो सारे के सारे G7 का एक पार्ट है। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी जो है जो उन देशों के पास है वो अभी हमारे पास नहीं है। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हम सभी जानते हैं कि काफी स्लो पेस पर चला है, लेकिन पिछले कई 10 सालों में उसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है मेक इन इंडिया पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के बाद, और हम देख सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ समस्या क्या आएगी कि हमें टेबल पर एक परमानेंट जगह तो अगर हम मांगेंगे तो देखिए वो बात भी आगे चलकर ही पता चलेगी, लेकिन अगर हमें मिल भी जाती है तो हम वहां जाकर बात क्या करेंगे। आउटरीच सेशंस जो होते हैं उन सेशंस में भारत को जब बुलाया जाता है तो एक तरीके से तो ये देखिए G7 की नाकामयाबी है, हम इसे कहेंगे कि इससे पहले जो एक सेशन था आउटरीच से पहले भी, जो सेशन नंबर 5 आई थिंक जो था, उसमें इंडो पैसिफिक के ऊपर बात हुई थी। अब देखिए G7 देश जो हैं उनमें से जितने भी देश हैं इंडो पैसिफिक में कितने देश हैं और कितने देश नहीं हैं। फ्रांस खास तौर पर अगर हम बात करें तो कॉलोनाइजेशन के दौर में फ्रांस के बहुत सारे ऐसे द्वीप है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जिसकी वजह से वो अपने आप को इंडो पैसिफिक देश कह सकता है। लेकिन कनाडा क्या अपने आप को इंडो पैसिफिक देश कह सकता है? लेकिन इटली क्या अपने आप को इंडो पैसिफिक देश कह सकता है, जो कि मेजबान देश जो है? तो जब ये सब बैठ करके इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप कैसे इंडो पैसिफिक के बारे में बात कर सकते हैं जब आप खुद एक इंडो पैसिफिक का पार्ट नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू जो हमें यहाँ देखना है वो ये है कि इंडो पैसिफिक आज की डेट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक जियोग्राफिक एरिया बनकर उभर रहा है, और उसका मेन कारण यही है कि देखिए एक तरफ चीन का जो एग्रेसिव रवैया है और दूसरी ओर भारत उसको कैसे बैलेंस कर सकता है, और भारत की अपना जो कद है, इकोनॉमिक जो उसकी हेफ्ट है या जियोपॉलिटिकल जो उसका रोल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इन सब में जाहिर सी बात है कि अगर G7 में इंडो पैसिफिक की बात है तो हम भारत को एक प्रखर आवाज के रूप में हमें देखना चाहिए, और इस तरह के सेशंस में भी जो है भारत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि आउटरीच सेशन पे तो बात केवल माइग्रेशन पे हुई थी, आउटरीच सेशन में बात केवल अफ्रीका पर हुई थी। अगर आप इंडो पैसिफिक का सेशन कर रहे हैं और भारत के नेता भी उसी समय उसी जगह पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है आप इस तरह के थोड़े बहुत टेक्निकल एडजस्टमेंट करके भारत की बात को भी आगे रख सकते हैं। लेकिन भारत अगर वाकई G7 का अगर हम G8 के रूप में उसे देखें, वैसे वो G8 के रूप में भी था साल 1997 से लेकर के 2014 के बीच में जो है G7 G8 भी था, जब रशिया इसका एक पार्ट हुआ करता था। फिर 2014 में रशिया को निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने क्राइमिया जो कि यूक्रेन का एक पार्ट था उसे एनेक्स कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि भारत अगर वहां जाएगा भी परमानेंट मेंबर बनकर तो बात क्या करेगा? क्योंकि देखिए ये जो बातें होती हैं वहां पर इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दूसरा इनकी मॉनेटरी पॉलिसी, जिस तरह की भी बातें वहां क्लोज डोर्स में होती हैं उन सब में इनका एक कॉमन इंटरेस्ट रहता है, और वो सब में इंडिया का अभी जो है वहां हमारा भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए कितना भी हम अभी आगे बढ़ गए हो, एक रियलिटी जिसे हम नहीं नकार सकते वो ये है कि वो डेवलप्ड या एडवांस्ड नेशंस हैं और हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखे जाते हैं। और ये देखिए इसमें देखने का नजरिए से ज्यादा क्या है कि फैक्ट जो है वो अपने आप अपनी कहानी कहते हैं। तो हमारे जो मुद्दे हैं, जो हम अभी विश्व के जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है या जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है उससे जो हमारी उम्मीदें हैं वो इन देशों से बहुत अलग हटकर है। इन सबका जो ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग या माइनस में या बहुत कम इन सबका ग्रोथ रेट है, लेकिन फिर भी इनका जो इकोनॉमिक बेस है वो बहुत बड़ा है। अभी भी आप देखिए अमेरिका की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका अभी भी 20 ट्रिलियन से ऊपर 25 ट्रिलियन तक की जो है एक अर्थव्यवस्था है, हम अभी भी 5 ट्रिलियन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो
एक तरफ तो देखिए भारत कई मुद्दों पर अपनी बात जो है कह सकता है, क्योंकि हम इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं, लेकिन अभी परमानेंट मेंबर बनने में मुझे नहीं लगता उतना, एक तो वो हमें बनाएंगे भी नहीं, और दूसरा अगर वो बना भी देते तो इस तरह की बातों में हम क्या करेंगे ना, वो एक समय का जाया ठीक है, इस होने पर वाली मैं बात हो। राजलक्ष्मी जी से जवाब चाहूंगी। राजलक्ष्मी जी, मोनिका जो कह रही हैं, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम बन भी जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, मतलब किन मुद्दों पर हम बात वहां पर करते हैं। और उसी बीच एक चीज और मैं समझना चाहूंगी, जो तमाम द्विपक्षीय वार्ता हुई हैं, चाहे वो मेलोनी के साथ हो, चाहे वो इमैनुअल मैक्रों के साथ हो, इन आप बायलैटरल को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से भारत में आने वाले वक्त में क्या संभावनाएं देख पा रही हैं? जी, सबसे पहले जो मैं कह रही थी कि जो ये लोग सोच रहे हैं, जो ये देश अगर सोच सकते हैं कि हम G7 का हिस्सा बन सकते हैं परमानेंट मेंबर, तो वो एक हमारे लिए एक गर्व की बात है। मतलब वो हम उसका हिस्सा बने या नहीं बने वो तो आगे की बात है, लेकिन ये अगर वो लोग सोच सकें कि हमारा देश इस लायक है या इसके वो अगर समझ सकते हैं कि हम इतने आगे अगर आप आज बढ़ गए हैं और हमारे वजह से अगर वो हमको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये गर्व की बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई एक वैलिडेशन या सर्टिफिकेशन का ये कोई एक बेंचमार्क है कि अगर उन्होंने सोचा कि हम लायक है तो फिर हम अच्छे हैं। लेकिन जैसे मोनिका जी कह रही थी कि बहुत ज्यादा ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर हम कम पड़ रहे हैं और कुछ के पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पर हम अच्छे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है आज हमारी इकोनॉमी की, वो सबसे अधिक है। हमारा जो डेमोग्राफी है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारा जो देश है, आप कह सकते हैं कि ये यंग देश है। ये जो अन्य जो G7 के देश है उनके मुकाबले हम एक यंग इकोनॉमी है, हम एक यंग देश है डेमोग्राफिकली। और ठीक है, राजलक्ष्मी जी आप हमारे साथ रहिएगा, मोनिका जी आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले G7 मीटिंग में पीएम मोदी ने पहली मुलाकात सबसे मजबूत साथी इमैनुअल मैक्रों से की। मैक्रों ने पीएम मोदी को मेक इन इंडिया को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। दोनों नेताओं के बीच डिफेंस डील्स से लेकर एटॉमिक एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पर बात हुई। वहीं पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम ने मुलाकात पर भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड बढ़ाने पर चर्चा की है। देखिए, G7 की बैठक में पीएम मोदी ने सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। इटली के अपूलिया शहर में नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने द्विपक्षीय वार्ता की। मैक्रोन ने लगातार तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच आपसी संबंध और मजबूत करने पर बात हुई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मोदी और मैक्रोन के बीच रक्षा, परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पहल और जन भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मोदी और मैक्रोन के बीच फ्रांस में आयोजित होने वाले आगामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के अलावा खेल और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। एक साल में पीएम मोदी और मैक्रोन के बीच 4 बार मुलाकात हो चुकी है, जो भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। पेरिस में अगले महीने होने वाले ओलंपिक के लिए पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच होराइजन 2047 रोड मैप पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मुक्त हिंद प्रशांत रोड मैप पर भी दोनों नेताओं ने ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए सामरिक रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। भारत नेवी के लिए भी फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है। इसके लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं और दोनों नेताओं ने यह डील जल्द फाइनल होने पर भी सहमति दी है। फ्रेंच प्रेसिडेंट से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से वार्ता की। ऋषि सुनक ने मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
मोदी और सुनक के बीच रोड मैप 2030 पर चर्चा हुई, जिसमें व्यापार बढ़ाने और फ्री ट्रेड सबसे अहम मुद्दे रहे। इसके अलावा दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई। इटली दौरे पर पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी का फोकस भारत में विदेशी निवेश लाने और भारत की सीमाओं को मजबूत करने पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं राजलक्ष्मी जोशी जी। पहले तो आप अपनी बात पूरी करिए। दूसरा मैं चाहूंगी, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होती है, इस लिहाज से भारत में आने वाले वक्त में आप क्या देख पा रही हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर, मेक इन इंडिया पर जोर देने को लेकर, ऐसे तमाम अहम मुद्दे हैं जो पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उन पर चर्चा की गई है। जी बिल्कुल। और देखिए, मैक्रोन ने उनकी तारीफ भी की है। जब ये आउटरीच जो उनका जो समिट था उसमें उन्होंने तारीफ भी की है। और वैसे तो सभी नेताओं ने तारीफ की है, लेकिन मैक्रोन सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की। तो ये फ्रांस हो या इटली हो या जापान हो, इन सब के साथ में इन्होंने डिफेंस और खास करके ये जो एआई और उन्होंने ये भी कहा कि पूरे आउटरीच समिट में भी मोदी जी ने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो उसके इस्तेमाल में जो सेफ्टी और जो सबको ये हम सबको, सभी देशों को ये अवेलेबल होना चाहिए ताकि ये पूरे विश्व का डेवलपमेंट हो। तो ये सब पे उन्होंने जोर दिया। तो ये आपको अगर याद होगा तो क्लाइमेट एक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस ये जो एजेंडा है इस G7 का। तो इसमें भारत का मुख्य भूमिका ये है कि भारत में आपको याद होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो स्थापित किया था, तो उसका भी उनका जो है जिक्र हुआ। और जो G20 में भी जो एजेंडा जो भी हमने जो रेजोल्यूशन पास किए, जो सबसे एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो G20 में कोई भी रेजोल्यूशन पास होना ये अपने आप में बहुत बड़ा बिल्कुल। और भारत में हुआ, पिछले साल भारत ने ये कर दिखाया। मोनिका हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, आपसे भी समझना चाहेंगे, एक तो इमैनुअल मैक्रों से पीएम की द्विपक्षीय वार्ता का क्या फायदा भारत को हो सकता है आने वाले वक्त में, और उससे पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलते हुए नजर आए। आने वाले वक्त में जो एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो और वहां इजराइल और हमास का, जिस दोनों युद्ध में देखिए इजराइल की तरफ से अगर हम बात करें और यहाँ यूक्रेन की तरफ से अमेरिका जो है वो लगातार मदद कर रहा है, और शायद यही वजह है कि युद्ध जो है वो इतना लंबा खिंच रहा है। इस पूरे G7 समिट को आप दोनों जो देशों के बीच युद्ध हो रहा है उस लिहाज से, और दूसरा इमैनुअल मैक्रों की जो बातचीत पीएम के साथ हुई है, इससे भारत के हिसाब से भारत में क्या फायदा आने वाले वक्त में? सबसे पहले तो मैं जो फ्रांसीसी नेता से जो हमारे मोदी जी की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में थोड़ा बोलना पसंद करूंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ जरूरी है फ्रांस को समझना। फ्रांस, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इंडो पैसिफिक में ज्योग्राफिकली लोकेटेड नहीं है, एक यूरोपियन देश है, उसके बावजूद भी इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा रोल जो है फ्रांस प्ले करता है। और उसका खासतौर से ये कारण है कि जब कॉलोनाइजेशन का दौर था उस जमाने में फ्रांस ने बहुत सारे आइलैंड जो हैं वो अपने कब्जे में किए थे, और आज ये सारी टेरिटरी जो है वो फ्रांस की टेरिटरी मानी जाती है। और हर टेरिटरी के आसपास का जितना भी जो समंदर का जो इलाका होता है वो उनका टेरिटोरियल एरिया माना जाता है। और आप के दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि अगर समंदर में आज की डेट में जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, समंदर का एक बहुत बड़ा रोल जो है उसमें है। जमीन के टुकड़े के आसपास के समंदर में आप एक मिलिट्री बेस बना सकते हैं, आप एक नेवल बेस बना सकते हैं। सिविलियन कारणों से या मिलिट्री कारणों से वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तो फ्रांस जो है एक मित्र देश के रूप में उभरा है भारत के लिए, और ये मित्रता आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी मित्रता है। इनफैक्ट एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब भारत नया नया आजाद हुआ था कि हमारे साथ कोई भी देश जो है न्यूक्लियर एनर्जी शेयर नहीं करना चाहता था या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता था। और उस जमाने में फ्रांस को जो है कमी पड़ गई थी किसी मिनरल की, और समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, आपका भी हमारे